नए साल से बेहतर समय क्या होगा एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ शुरू करने का। कई सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपको बहुत मदद करते हैं अगर आपके पास उनका जवाब हो कि किस तरीके से आप अपने सफर में आगे बढ़ सकते हैं। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि तैयारी भी हो चुकी, अच्छी जगह भी थी, मगर अब नहीं पता कि अब क्या करना है कि आगे जा सके, या जो कमियां हैं उन कमियों पर किस तरीके से हम काम कर सकें। तो आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज हम लोगों के पास दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं मीडियम और स्टडी मटेरियल को लेकर है। तो राहुल का एक सवाल है। नमस्कार, मैं बिहार राज्य के सिवान जिले से राहुल। सर, मैं हिंदी मीडियम से लॉ कर चुका हूं। मैं तैयारी के सिलसिले में इलाहाबाद जा पहुंचा, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना कि यहां पर कोचिंग यदि मैं करूंगा तो मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन यहां पहुंचने के बाद मुझे मालूम चला कि जो चीज मैं सोचकर यहां पहुंचा था वो तो यहां है ही नहीं। यहां पर मुझे दिल्ली के बारे में जानकारी मिली और मैं यहां से दिल्ली जा पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे यह पता चला कि हिंदी मीडियम में तो सिलेक्शन ही नहीं है। लेकिन सर, मैंने तो अपनी लॉ हिंदी मीडियम से करी है, मेरी तो पढ़ाई हिंदी मीडियम से रही है। तो क्या अब मुझे अपना माध्यम छोड़ देना चाहिए, या क्या मुझे अब एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए लॉ को छोड़कर? क्योंकि मैंने तो सर हिंदी में लॉ पढ़ा है, मैं आगे जज बनना चाहता हूं। तो क्या माध्यम एक समस्या रहने वाली है जिस वजह से मैं अपने सपने को छोड़ दूं? तो आज इस सवाल को हम लोग डील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है यह सवाल सिर्फ राहुल का नहीं, मगर राहुल जैसे और भी कई सारे एस्पिरेंट्स का है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाते, वो लोग तो इस चीज को सोचकर ही अपने सपने का दम घोट देते हैं कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के इर्द गिर्द ये सूचना दौड़ती है कि अंग्रेजी माध्यम नहीं है सिलेक्शन। तो आज हमारे समक्ष रंजीत सर हैं। रंजीत सर इस समस्या को बहुत गहराई से आप लोगों के लिए डील करेंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल सके और आप इसके साथ आगे बढ़ सके। तो रंजीत सर, आप प्लीज इस चीज पर थोड़ा सा। बिल्कुल। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिसके ये कॉमन क्वेश्चंस रहा है कि हिंदी मीडियम से जो लोग तैयारी करते हैं, हिंदी माध्यम से जो तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में कम रहता है। देखो, एक्चुअल में हिंदी मीडियम में भी आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो, और हिंदी मीडियम में भी रिजल्ट होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कि रिजल्ट पहले भी इंस्टीट्यूशन से भी रहा है, इस बार भी हिंदी मीडियम में काफी रिजल्ट हुआ है। तो ये सारे के सारे मिथ हैं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करोगे तभी रिजल्ट आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और आपका हिंदी माध्यम में कहीं ना कहीं आपकी पकड़ है, आप हिंदी माध्यम से अच्छे से लॉ किए हो, तो मेरे समझ से आप हिंदी माध्यम में ही तैयारी करो। और हिंदी माध्यम में तैयारी करने के दरमियान जो आपका रिजल्ट आता है वो आपके कंटेंट से आता है। आप किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हैं तो आप सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे, और क्वेश्चन जो आपसे डिमांड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखना शुरू करो। राइट? तो कंटेंट पे ध्यान देना मेरे समझ से ज्यादा बेहतर होगा। तो आप हिंदी माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट के लिए आप चाहो तो इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर सकते हो। कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप जाकर देखें कि वो कंटेंट जो जुडिशियरी का है, जो आयोग आपसे पूछना चाहता है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। इसमें मेरी समझ से इंस्टीट्यूशंस काफी मदद करता है, काफी आपको गाइड करता है कि कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं हिंदी माध्यम से तैयारी, और हिंदी माध्यम से रिजल्ट रहा है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं, इवन टॉपर भी रहे हैं हिंदी माध्यम से। बिहार में ही 28वीं न्यायिक सेवा में सेकंड रैंक हिंदी माध्यम से रहा है। तो इस वजह से आप इस मिथ में न पड़ें। और हाँ, हिंदी माध्यम की तैयारी के दरमियान कई बार आप सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करें या इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करें, तो आप यहाँ पाओगे कि कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी तैयारी करते हैं, कुछ स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं। दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंसेस होता है वो ये होता है कि सेल्फ स्टडी में आपको पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, और जो चीजें आप 5 साल में या फिर 7 साल में पढ़ोगे
वही चीजें जब आप इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन करते हैं तो 1 साल के अंदर, कहीं कहीं 14 महीना, 15 महीना भी हो सकता है, लेकिन 15 महीने के अंदर आप सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस में जो भी टीचर होते हैं जिस सब्जेक्ट के, वो आपको बता रहे होते हैं कि अप्रोच, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से आता है, मेंस में क्वेश्चन कहां से आता है, किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस एक तरह से आपके समय को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, समय को सेव कर रहा होता है। तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस एक बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार आप बुक तो पढ़ते हो, अब ये जरूरी तो नहीं है कि बुक में राइटर्स ने जो लिखा है उसका माइंडसेट उस समय क्या रहा हो, राइट। तो इस वजह से इंस्टीट्यूशंस आपको अच्छे से गाइड करता है कॉन्सेप्चुअली। अगर आप किसी टॉपिक को जो बुक में पढ़ते हो और फिर आप क्लास में पढ़ते हैं, खास करके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, तो वहां पर उसके लॉजिक के साथ आपके टीचर्स आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे मेन चीज है टाइम सेविंग। जो आप 5 साल में करोगे वो आपका 1 साल या 14 महीने या फिर 15 महीने में वही चीजें हो जाएंगी। आप चाहें तो खुद भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके पास टाइम कितना है, राइट। और चूंकि टाइम किसी के पास होता नहीं है और हर कोई चाहता है कि मेरा रिजल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो। LLB पास आउट हुए और फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट हर कोई चाहता है, लेकिन मेन चीज है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो LLB करने के दरमियान अगर आप तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। फिर तो LLB करने के दरमियान ही स्टार्ट कर दें, और सेल्फ स्टडी भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप टाइम को सेव करो और जो टाइम आपके पास रहेगा उसमें आप अधिक से अधिक, आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना सकते हो और मेंस के क्वेश्चन को लिख सकते हो, राइट। तो मेन चीज है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 रास्ते बताए, एक सेल्फ स्टडी और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा माध्यम आपके लिए क्या फ्रूटफुल है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक अलग फैमिली बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। और आई थिंक अगर सब कुछ ठीक है तो मेरे समझ से आप इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि किस इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें, ये एक बड़ा सवाल होता है। कई बार स्टूडेंट इलाहाबाद में या फिर दिल्ली में आते हैं तो उनके पास एक बड़ा सवाल होता है कि जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशंस आपको बता रहा होता है अपने अपने तरीके से, वो हर चीज अच्छा ही बताएगा आपको। लेकिन अगेन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, और सबसे पहले आप समझो, आप देखो, और उसके बाद आप डिसीजन लो। और आप कई बार समझ भी सकते हैं, और जब आपको लगे कि नहीं ये इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए फ्रूटफुल है, हमारे लिए सही रहेगा, तो फिर आप उस इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। सर, तो आपकी कई हुई सारी बातों के अंदर से काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है काफी सारे लोग जो इसको देखेंगे उनको मिलेगी सीखने को, क्योंकि हम लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं तैयारी खुद कर रहा हूं तो मैं कैसे करूं, क्योंकि शायद मैं फाइनेंशियली उस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता, या शायद अभी मेरे पेरेंट्स इस टाइम पर मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहते क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं अपना भी लॉ अच्छे से कर लूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंफॉर्मेशन से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में मैं चाहता हूं कि हम लोग एक्चुअली एक और ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन कर सके। जो अभी हमने नए 3 लॉज देखे हैं जो आए हैं, अब प्रेसिडेंशियल असेंट मिल चुका है, तो अब क्या? तो कई सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर इसको किस तरीके से पढ़ना है, पुराने लॉज को अब किस तरीके से डील करना है, क्या पुराने लॉज को पढ़ते रहना है या क्या नए लॉज को ही पढ़ना है? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर आप लोगों के बीच में टहल रहा है अभी। तो इसके इस सफर को अभी हम यहाँ पे एक लगाम लगाते हैं हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। ये तो हमारा जो लीगल सिस्टम है आज के डेट में अगर देखें तो काफी ही बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हमने भी देखा कि हमारे पार्लियामेंट ने 3 नए लॉज बनाए हैं, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय न्याय संहिता है, जिसको हम लोग पुराने जमाने में इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहते थे, IPC भी कहते थे, CRPC भी कहते थे। तो इन तीनों लॉज को रिप्लेस करने के लिए नए लॉज एनेक्ट हो चुके हैं। हालांकि उनको अभी एनफोर्स नहीं किया गया है, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस आ चुका है
अब जिस डेट से भी उनका एनफोर्समेंट होगा, उनको जिस दिन से प्रभावित किया जाएगा उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाएंगे। ये तो एक बात रही। दूसरी बात ये है कि नए लॉज की वजह से जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के जीवन में क्या असर होने वाला है, एक लॉयर की जिंदगी में क्या असर होने वाला है, एक जज की जिंदगी में क्या असर होने वाला है, या एक लेमैन की जिंदगी में क्या असर होने वाला है, एक एक्यूज पर्सन जो अंडर ट्रायल है उसके जीवन में क्या असर होने वाला है। तो ये तमाम एंगल से इन तीनों लॉज को देखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हम लोग एक ऐसे छात्र के नजरिए से देखेंगे जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है। तो जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हो तो उसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है। तो जो भी कमीशन कंडक्ट कर रहा है उस कमीशन के थ्रू आपके एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आता है। या कई बार आपने देखा होगा कि कई हाई कोर्ट भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो नोटिफिकेशन वहां से आएगा। नोटिफिकेशन कहीं से भी आए, उस नोटिफिकेशन में आपके एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स रहते हैं, जिसमें आपके सिलेबस की भी चर्चा रहती है कि आपके एग्जाम में इस सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब कि वो नोटिफिकेशन आपके लिए कहीं ना कहीं फाउंडिंग स्टोन है और सारी बातें उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए वहीं से आएंगी। तो अगर जिस भी एग्जामिनेशन का हिस्सा आप फिलहाल हैं, उस नोटिफिकेशन में जो भी बातें थी, जो भी सिलेबस था, जो भी सब्जेक्ट्स थे, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। ये मत सोचो कि उस एग्जाम में नए लॉ से क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, ये बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोटिफिकेशन को पढ़ना और खुद पढ़ना, क्योंकि बहुत बार कई सारी वीडियोस में कई सारे लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से शायद जो आपकी तैयारी है आप उस तैयारी पर ही शक कर बैठते हो, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन जो आपको पता चली है वो गलत पता चली है। तो आपके लिए नोटिफिकेशन को खुद पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप कानून जब पढ़कर आगे बढ़ते हैं और आप किसी और को जाकर कहते हैं तो मैंने सुना है कि ऐसा लिखा है उसमें तो इसलिए मैंने नहीं किया, तो वो कहीं ना बहुत खराब सुनाई पड़ता है। आप एक स्टूडेंट है लॉ के, तो आप तो तब तक उस चीज पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप खुद साक्षात अपनी निगाहों से उस चीज को ना पढ़ लें, राइट? हाँ, दूसरी बात मैं कह रहा था कि तीनों लॉज जिस डेट से इफेक्टिव किए जाएंगे, जिसको भी नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, तो वो डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा, मान लो कि तीनों लॉज को नोटिफाई कर दिया गया कि इस पर्टिकुलर डेट से वो इफेक्टिव हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हाँ, क्या उन लॉज से हमारे सिलेबस में इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, लेकिन इफेक्टिव होने के बाद ही होगा। उसके बाद हो सकता है कि सभी कमीशंस या जो भी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने वाली जो बॉडीज हैं, उनके नोटिफिकेशन में ये बदलाव भी आ जाए कि अब जो एग्जाम होंगे वो अब नए लॉज के हिसाब से ही होंगे। तो इसका मतलब कि अगर नए लॉज आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं तो इसका भी नोटिफिकेशन पहले आएगा और उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम चल रहा है उसी पैटर्न पे चलेगा। बाद में एक बदलाव होगा कि इन तीनों लॉज को इफेक्टिव किया जाएगा, प्रभावी किया जाएगा। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कैसा प्रावधान किया जाता है, उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, वो बातें हमारे लिए इफेक्टिव होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन उसके लिए इंतजार करना है हमें। अभी किसी प्रकार का पैनिक आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की दुविधा आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आपकी तैयारी जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, उसको यूं ही चलाते रहिए और इंतजार करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों लॉज को इफेक्टिव करे और फिर जो भी एग्जाम आपको देना है उसका नोटिफिकेशन आए और उस नोटिफिकेशन फिर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो बातें कही जाएंगी उनको फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और इस बात को लेके जो भी सस्पिशन है, डिलेमा है, दुविधा है, उसको आज से आप लोग अपने मन से बिल्कुल हमेशा के लिए निकाल दें। तो एक बार थोड़ा सा हम रंजीत सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप भी इस पे अगर कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज आप जोड़िए। बिल्कुल। पुराने लॉ और नए लॉ के बीच कई बार आप लोग तैयारी करने के दरमियान और कई स्टूडेंट के ऐसे सवाल हैं कि अब क्या करें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर चुके हैं, जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को पढ़ा है और उनके सामने अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम आ गया जो बिल्कुल अलग है। तो अब वो कैसे याद करेंगे या फिर कैसे पढ़ेंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा भी दुविधा में आने की जरूरत नहीं है। जो पुराना वाला कानून है और जो नया वाला कानून है, एक्चुअल में सारी चीजें वैसी ही है। कुछ चीजों को ऐड किया गया है, कहीं कहीं पनिशमेंट को कम किया, कहीं कहीं पनिशमेंट को बढ़ाया भी है। तो
जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। आप जैसे आईपीसी में जो 300 में मर्डर पढ़ते थे, 299 में जो आप कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पढ़ते थे, वही चीजें भारतीय न्याय संहिता में भी है। जो सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड को एज इट इज डिफाइन किया है, 101 में मर्डर को एज इट इज डिफाइन किया है। तो कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, पनिशमेंट जब आप पढ़ते हैं तो पनिशमेंट में वहां भी आपने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट देखा था, यहां पे कुछ चीजें ऐड किया, जैसे कम्युनिटी सर्विस को ऐड कर दिया, राइट। बाकी चीजें सेम है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और जो नया एक्ट आ चुका है, कोड आ चुका है, और जब भी नोटिफिकेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको सेक्शन नंबर को याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नोटिफिकेशन में नए लॉ को कमीशन रखेगा ही रखेगा। तो जब आएगी वैकेंसी, जो न्यू वैकेंसीज आएगी, उसमें जो आ चुकी है, जैसे एमपी का फॉर्म भरा जा चुका है, 14 जनवरी को प्री का पेपर है, तो उसमें तो वही चीजें रहेंगी जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ते आए हो, राइट। तो थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नंबर सिस्टम थोड़ा सा है कि आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आईपीसी में मर्डर 300 में दिया हुआ है, और आप भारतीय न्याय संहिता जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 101 में मिलेगा। थोड़ा सा क्लॉजेस पे यहाँ पे ध्यान देना है। जब आप क्लॉजेस को पढ़ोगे, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपने पढ़ा था कि 25, 26, 27 जो सेक्शन आपने पढ़ा था, यहां पर एक ही सेक्शन में रख दिया है क्लॉजेस के माध्यम से। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, और प्रोविजंस लगभग सेम है, तो इसीलिए परेशान होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। सर, अब मैं चाहता हूं कि आप वो दूसरा एंगल भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, जहां पर आप कह रहे थे कि स्टूडेंट के एंगल से या फिर एक लिटिगेंट के एंगल से एंड एक्सेट्रा। प्लीज आप एक बार उस पर भी थोड़ा सा। तो अभी हमने चर्चा की कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है नए लॉज को। अब देखते हैं कि मान लो कि कुछ लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस करते आए हैं, उनके जीवन में भी बदलाव आएगा, क्योंकि जिस दिन से तीनों लॉज इफेक्टिव होंगे और उस डेट के बाद जो भी ऑफेंसेस कमिट किए जाएंगे तो उनको हम लोग नए लॉज के तहत ही डील करेंगे। तो एक लॉयर जो अब नए लॉज के तहत भी ऑफेंसेस के ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा, और वही लॉयर जब अपने पुराने केसेस के ट्रायल में जाएगा तो उसको वहां पे पुराने लॉज को अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि पिनल लॉज जनरली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेते हैं, तो पुराने लॉज के तहत जो पुराने केसेस चलते आ रहे हैं वो अभी भी चलते रहेंगे उन्हीं लॉज के तहत, उनके ऊपर नए लॉज का इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, कहीं कहीं आ सकता है, अगर पनिशमेंट को कहीं रिड्यूस कर दिया गया है तो वहां पे अंडर ट्रायल जो होगा उसके बेनिफिट में जो लॉ होगा उसका हम लोग लाभ उसको दे सकते हैं। लेकिन चलिए, तो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे तब की बात होगी। लेकिन जनरली स्पीकिंग नए लॉज का जो इम्पैक्ट होगा अभी जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर नहीं होगा वो, ठीक है। अब उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? जो ऑफेंसेस कमिट किए जाएंगे इन तीनों लॉज के इफेक्टिव होने के बाद, उन ऑफेंसेस को डील करने के लिए इन लॉज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं सबके लिए टास्क बड़ा है, लॉयर के लिए भी टास्क बढ़ गया है, जजेस के लिए भी टास्क बढ़ गया है, और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी टास्क बढ़ गया है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो जैसे मान लो कि आपने कोई फॉर्म भर दिया है पुराने नोटिफिकेशन के तहत और आपका एग्जाम प्रोसेस में है, और कई बार एग्जाम बहुत लंबे समय तक चल जाता है, तो ये भी संभव है कि आपका ये पुराना वाला एग्जाम चलता रहे, मेंस दे दिया, आपने इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हो, और बीच में ही नए लॉज भी इफेक्टिव हो जाए और उसके तहत कोई नया एग्जाम भी नोटिफाई कर दिया जाए और आपको उस एग्जाम के प्रीलिम्स में भी जाना है। तो एक ही टाइम पे हो सकता है कि आपको दो टाइप्स के लॉज को डील करना पड़ जाए। एक तो मीडियम का सवाल है जो बच्चों को होता ही है, और एक कहीं ना कहीं नए लॉज को लेकर काफी बच्चों के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जो मुझे लगता है आज इस वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत तो कैटर हुआ ही होगा। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज और कहूंगा, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी तक इन चीजों को समझने की कोशिश करी है, कानून को समझकर आगे बढ़ने की, people who have started and tried to understand the laws and moved forward will face no problem or will not face much problem। कुछ चीजें ऐड हुई हैं मगर कुछ कम नहीं हुई है। हाँ, आपके लिए नंबरिंग का एक थोड़ा सा खेल आगे पीछे हो जाएगा, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फाइन। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, हम सब लोग ये मानते हैं कि आप लोग इस नए चेंज के साथ भी बहुत जल्दी अडाप्ट कर इसको भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। So with that being said, a very happy new year to you all. Happy New Year to all of you.